हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस और जिसमें दो मेजर कार्बन कंपाउंड्स हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। हम बात कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप की अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इथेनॉल का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या है। इथेनॉल मींस टू कार्बन कंपाउंड्स C2H5 और एक OH इसमें है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का। इथेनोइक एसिड भी टू कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो कार्बन एक है उसमें है OOH ग्रुप विच इज द फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। आज इन दो की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कंपाउंड इथेनॉल। इथेनॉल बेसिकली क्या है? इट इज द बेसिक अल्कोहल है ये। ठीक है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो है और इसको इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल, जब हम बात करते हैं अल्कोहल की तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं उसका ये की इंग्रेडिएंट है, बहुत कम प्रोपोर्शन में होता है, 5 to 10% के बीच में ही होता है, लेकिन की इंग्रेडिएंट क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है इथेनॉल। प्योर इथेनॉल इज वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल। ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो लिक्विड्स होते हैं जो अपने अंदर किसी भी चीज को डिसॉल्व कर सकते हैं या खुद भी डिसॉल्व हो जाते हैं, सो दे आर सॉल्वेंट्स। एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? टिंक्चर आयोडीन बेसिकली एक आयोडीन का कंपाउंड होता है जिसके अंदर अल्कोहल भी होता है और इसे यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। अगर किसी ने ब्लड सैंपल दिया होगा तो देखा होगा टिंक्चर आयोडीन से साफ करते हैं और फिर सैंपल लिया जाता है। कफ सिरप्स में यूज होता है, तभी कई बार कफ सिरप पीने के बाद में थोड़ी नींद आती है। ठीक। एंड मेनी अदर टॉनिक्स। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ऑल प्रोपोर्शंस का मतलब ये है कि आप चाहे 1 ड्रॉप ले लीजिए इथेनॉल या 1 ग्लास ले लीजिए या और ज्यादा ले लीजिए, ये सब जो है जितना भी क्वांटिटी होगी ये वाटर सॉल्यूबल होगा, आराम से मिल जाता है, ऐसा कोई इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। देखो, स्मॉल क्वांटिटीज भी है और डाइल्यूट, डाइल्यूट प्योर तो आप पी ही नहीं सकते हैं, डाइल्यूट इथेनॉल भी पीने से जो है अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है ड्रंकननेस वो हो जाती है। इसलिए इसको मना करते हैं, इट इज कंडेम, मतलब दिस इज अ बैड थिंग टू डू। इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इथेनॉल। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज प्योर इथेनॉल? इट इज एब्सोल्यूट इथेनॉल। इट कैन बी लीथल, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म तो और कॉम्प्लिकेशंस होते ही होते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? लिवर खराब हो जाता है वगैरह। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें से जो टॉपिक में से है वो है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। हम इसकी बहुत सी रिएक्शंस करेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम मेटल आपको पता है हाईली रिएक्टिव है, वैसे ही हम इसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं। अगर हम इस मेटल की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है जिसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड मतलब सोडियम यहाँ है और ये जो है इथॉक्साइड, इस ये चीज है पूरा विच इज इथेनॉल से बना, बेसिकली ऑक्साइड है ना। इसमें से क्या हुआ है? हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। मेटल का कोई भी रिएक्शन विद एसिड हो रहा था तब हाइड्रोजन रिलीज हो रही थी, राइट। मेटल जब रिएक्ट कर रहा है विद बेस तब भी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। अब हमने देखा कि मेटल रिएक्ट कर रहा है विद अल्कोहल, इथेनॉल, तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इन्होंने ये भी पूछ लिया आगे कि व्हिच आर द अदर सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद मेटल्स, तो ऑफ कोर्स एसिड एंड बेस है। ठीक है। छोटी सी एक एक्टिविटी यहाँ दी है, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस, इतने थोड़ा थोड़ा, इनटू इथेनॉल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो एंड हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व? सो गैस वी विल ऑब्जर्व बबल्स, राइट, सडन बबल्स फॉर्मेशन होगी और वो बबल्स किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के होंगे। और ये हाइड्रोजन गैस को कैसे करते हैं कि आप एक बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग कैंडल इसके पास में लेकर आए और वो जो है विद इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। सो दिस इज द test to check this gas. The other reaction given is you have to heat ethanol, ठीक, at 443 Kelvin। 443 Kelvin कितना हो गया? 170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा खासा गर्म करना है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 100, उससे भी 70 डिग्री ऊपर। सो 443 केल्विन पे हीट करेंगे इथेनॉल को और एक्सेस कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट अ रिएक्टेंट, इट इज नॉट अ रिएक्टेंट, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट। इनफैक्ट
मोर देन अ कैटलिस्ट इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का क्या मतलब हुआ? डिहाइड्रेटिंग का मतलब है कि इस अल्कोहल के अंदर से उसने वाटर निकाल दिया। ठीक है, अब होगा क्या? एच ओ यहाँ से निकला, एच एक और निकल गया, तो बचा क्या? सी एच थ्री सी एच, अगर देखा जाए, है ना, मोटा मोटा। सो दैट मीन्स इट इज C2H4। और आप जानते हैं C2H4 क्या कंपाउंड है? वो है आपका इथीन। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसीलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। प्लस ये इथेनॉल को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। इथेनॉल सैचुरेटेड है, ये पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है सारे में, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, इसका मतलब ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो दो रिएक्शंस आपने देख ली, एक है विद सोडियम, जिसमें बन गया सोडियम इथॉक्साइड, राइट, दूध और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और दूसरी रिएक्शन है एज अ डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, जिसके अंदर आपने इसको हीट करना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 443 डिग्री केल्विन, एंड सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड ही पानी को अलग करेगा। हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट द लिविंग बींग्स? अगर इथेनॉल की क्वांटिटीज कंज्यूम, लार्ज क्वांटिटी कंज्यूम कर लो, तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं हमारे, वो धीरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है, उसको अफेक्ट करता है इथेनॉल। एंड देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसीलिए आपने देखा होगा लोगों को मेंटल कंफ्यूजन होता है, जो ड्रिंक कर लेते हैं, कंफ्यूज से होते हैं, ड्राउजी होते हैं। इट इज ऑलवेज सेड ड्राइव मत करो ड्रिंक करने के बाद, राइट? तो सेंस ऑफ जजमेंट जो है वो उसमें दिक्कत होती है। अगर मिथेनॉल, इथेनॉल की जगह अगर मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला होगा CH3OH, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड का। अगर ये वाला स्मॉल क्वांटिटी में भी ले लो तो डेथ हो जाती है, इतना लीथल होता है, क्योंकि ये लिवर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो ये बन जाता है मीथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH2O। एंड दिस इज वेरी वेरी लीथल, क्योंकि ये जो है प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, जैसे एग कोगुलेट हो जाता है उस तरीके से। ऑप्टिक नर्व को भी करता है, ब्लाइंडनेस कर देता है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। इथेनॉल क्यों फिर भी यूजफुल है? क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, और जहाँ फैक्ट्रीज में इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है, उसको अनफिट बनाते हैं। नहीं तो क्या है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके यूज टू हो जाते हैं ड्रिंक करने के, तो उसमें पॉइजनस सब्सटेंस ऐड करते हैं मिथेनॉल, और उसके अंदर एक डाई डाल देते हैं ब्लू कलर की। क्यों? ताकि आप दूर से ही पहचान सको कि ये जो है, इट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इस को बोलते हैं हम डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल नॉट ओनली ड्रिंकिंग पर्पस, नॉट ओनली एज सॉल्वेंट, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। शुगर केन जो है, गन्ना, वो सबसे अच्छा और एफिशिएंट कन्वर्टर है सनलाइट का इनटू केमिकल एनर्जी। उस जूस के थ्रू मोलासेस बनाते हैं, जिसको फर्मेंट करके अल्कोहल मिलती है। आज के दिन इसमें को पेट्रोल में यूज किया जाता है, क्योंकि एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजन या सल्फर के कंपाउंड्स नहीं है, इसलिए ये पोल्यूशन कम करता है। इट्स अ ग्रीन फ्यूल। सो शुगर केन में से अल्कोहल बना के उस अल्कोहल को यूज करते हैं फ्यूल। तो यहाँ तक हमने देखा कि इथेनॉल कैसे रिएक्ट कर रहा था विद अ मेटल, एंड इसकी डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, राइट? इसको कॉमनली बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और इसी से बनता है विनेगर, सिरका, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड्स का है। जब हम 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं पानी में, मतलब अगर हमने 100 ml पानी लिया, तो उसके अंदर 5 to 8 ml जो है एसिटिक एसिड डाला, ये बन जाता है विनेगर, ठीक। ये विनेगर जो है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। देखा होगा आपने, सिरका, खटास जो होती है अचार के अंदर, वो विनेगर की होती है, सिरका उसको बोलते हैं। इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है। 290 केल्विन मतलब 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री से ऊपर ये लिक्विड में मिलेगा, लेकिन सर्दियों में तो 17 डिग्री से कम होता है टेम्परेचर, इसलिए ये फ्रीज कर जाता है ड्यूरिंग विंटर्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स, और इसीलिए इसका नाम रखा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर जैसा, बर्फ जैसा, तो ग्लेशियर के जैसा दिखता है, कोल्ड कंट्रीज में सॉलिड में मिल सकता है। अदरवाइज 17 से ऊपर, इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर वार्म, मोर देन 17 ही रहती है, वहां पर ये एज अ लिक्विड ही दिखता है आपको, आपकी लाइफ में ज्यादातर लिक्विड ही मिलेगा। अब क्योंकि ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, चाहे ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता हो, लेकिन इसका भी एसिडिक नेचर ही होता है।
उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जैसे HCl होता है, जो पूरे आयनाइज़ हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। इसको करने के लिए एक एक्टिविटी ये बोला कि आप जो है पीएच कंपेयर करो डाइल्यूट एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। किसके साथ? लिटमस पेपर के साथ भी देखो और यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ देखो। तो ये है कि आर दे बोथ इंडिकेटेड बाय लिटमस? ऑफ कोर्स दे विल बी इंडिकेटेड। दोनों जो हैं क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है? ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट होगा। डज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स? नो। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, नॉर्मली 1 टू 2 पीएच स्केल पे आता है ये, ठीक है? जबकि जो आपका ये है इथेनोइक एसिड है, ये बहुत वीक है कंपैरेटिवली और ये 4 टू 5 की रेंज में आता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है इनमें। रेड कलर भी जो आएगा ना लिटमस में दोनों रेड ज़रूर करेंगे, बट इट विल टेक टाइम इन केस ऑफ इथेनोइक एसिड, क्विकली इन HCl. The other activity is take 1 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल हमने क्या कहा था? इट इज़ द प्योर इथेनॉल। कोई इसका डाइल्यूशन नहीं हुआ। इस इथेनॉल को लिया और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो 2 कंपाउंड जो अभी तक हमने पढ़े अल्कोहल एंड एसिड इनको जो है मिलाया गया विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसको थोड़ा-सा वार्म करा वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो मिक्सचर बना उसको स्मेल करके देखो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जब आप अपनी केमिस्ट्री की लैब में करेंगे तो देखेंगे जब हम इसको अल्कोहल को इसकी थोड़ी-सी पंजेंसी स्मेल होती है और एसिड को ऐसे मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO थोड़ा-सा, ठीक है? और इसको फिर हीट करते हैं। बहुत फ्रूटी स्मेल आती है। ऐसा लगता है कि केक-वेक बन रहा है, उस टाइप की स्मेल आती है और वो स्मेल होती किस चीज़ की है? वो बेसिकली होती है एक नया कंपाउंड बनता है एस्टर, जिसकी रिएक्शन यहाँ पर है, ठीक है? तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, वाटर बाथ के अंदर हमने हीट करना है जिसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर आपका अल्कोहल एंड एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल दिया यहाँ पर, ठीक है? ये सारे नाम याद रखना प्लीज़ कि इथेनॉल का जो ना है एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, फिर एसिटिक एसिड क्या है, विनेगर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इस तरीके से इथेनोइक एसिड क्या है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी? सबसे 2 रिएक्शंस हैं इसमें आप खास पढ़ेंगे, एक है एस्टेरिफिकेशन, एक है सैपोनिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या है? एस्टर्स जो हैं एक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शंस हैं। बिल्कुल है जी, हमने यहाँ पे क्या लिया? एसिड ले लिया इथेनोइक एसिड और अल्कोहल ले ली इथेनॉल। ये स्प्रेड करके लिखा हुआ है, ये C2H5OH ही है, ठीक है? और हमने एसिड यहाँ डाला जिस था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा-सा इसको डाला और वो क्या काम कर रहा है? एज़ अ कैटलिस्ट। तो एक चीज़ बनी नई व्हिच इज़ एस्टर इम्पोर्टेंट। अब ध्यान से देखो हुआ क्या है? यहाँ से यहाँ तक का जो कंपाउंड है, वो ये बन गया, ठीक है? एक H रह गया, CH3CH2 ये यहाँ पर है आपका CH3CH2 और ये OH और ये H कंबाइन करे और वाटर रिलीज़ हो गया। तो एक तरीके से ये भी एक डिहाइड्रेशन ही रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड ने फिर से डिहाइड्रेट करा, लेकिन इस बारी एक कंपाउंड की जगह 2 को करा जो है आपका अल्कोहल और एसिड। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन देता है एस्टर। ये एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ठीक है? एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, परफ्यूम्स बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में काम आता है। अब दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने एस्टर तो बना लिया, ठीक? अब इससे क्या कर सकते हो? अभी हमने एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करके एस्टर बनाया। अगर मैं इसी एस्टर को उल्टा रिएक्ट करवा दूं विद बेस या एल्कलाई, क्या होता है? जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक? So if sodium hydroxide, which is an alkali, then ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. पूरा एसिड नहीं मिलेगा, लेकिन एसिड का सॉल्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि आप ये देखो, ये अभी भी एसिड का ही पार्ट था यहाँ तक और ये था आपका अल्कोहल का पार्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको स्प्लिट करेगा, सोडियम जाएगा एसिडिक पार्ट के साथ और बना देगा ये सॉल्ट। और जो अल्कोहल का पार्ट था वो वापस से हमें मिल जाएगा एज अल्कोहल। सो इन अ वे इट इज मोर और लेस अ रिवर्स रिएक्शन ऑफ esterification, except that we do not get acid. What we get is sodium salt of that carboxylic acid.
right? So this is the difference. So these two reactions are very, very important reactions. This reaction, which is of esterification, and the reaction of saponification, is a very common question asked in boards. Another chemical reaction is of the acid with a base. We know when an acid reacts with the base, we get salt and water. यहाँ भी यही होगा, ठीक है, थोड़ा वीक है एसिड, कोई बात नहीं। तो जैसे हमारे मिनरल एसिड जैसे HCl, H2SO, SO4 मिनरल्स के हैं, ये कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं यहाँ पे टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। सो वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने इथेनोइक एसिड लिया, उसका सोडियम सॉल्ट आ गया विच इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर इज रिलीज्ड। ठीक है, अगेन question is acid is reacting with carbonates and hydrogen carbonates. So we had studied, क्या पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में? एसिड जब है आपका कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा और वाटर बनेगा और एक सॉल्ट बनेगा। They've asked us to do an activity कि सोडियम कार्बोनेट लो एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 ml इथेनोइक एसिड डाल दो। तो हमने बेसिकली क्या करा, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, नॉट बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में H होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। इसको रिएक्ट कराना है इथेनोइक एसिड से। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि गैस फॉर्मेशन होगी, है ना? गैस की फॉर्मेशन होगी और उन्होंने कहा पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, तो हमें पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या कर देगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। ठीक है, उसके बाद कैन द गैस प्रोड्यूस बाय रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट? हाँ जी, बिल्कुल इसीलिए पता है क्योंकि मिल्की जिसने करा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उन्होंने कहा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, इससे करके देखो क्या सेम रिजल्ट आएंगे? हाँ जी, इसमें भी यही आएगा। तो बेसिकली जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में, कार्बन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो आप ये देखो ऑर्गेनिक हो एसिड या इनऑर्गेनिक हो, रिएक्शन यही आ रही है। और जो सॉल्ट निकलता है वो क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जिसको हम अभी ऊपर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं वही सॉल्ट है, बार बार यही सॉल्ट बन रहा है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इन बोथ द केसेस, चाहे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया या बाइकार्बोनेट लिया। इस सेक्शन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अल्कोहल जो था इथेनॉल, इसका हमने देखा सबसे पहले एक्शन विद मेटल और हमने देखा डिहाइड्रेशन। उसके बाद हमने देखा एसिड की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक एसिड की। तो पहली हमने देखी एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद देखा सेपोनिफिकेशन और फिर हमने देखा बेस के साथ इसकी रिएक्शन और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये आपको ऐसे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में। अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने देखा कि हमने इथेनोइक एसिड से बार बार ये सॉल्ट बनाया। इस सॉल्ट को ध्यान से समझना है यहाँ पर इस एक्टिविटी में। देखो क्या है, एक्टिविटी में क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों में 10 ml पानी डाल दो। ठीक है जी, कर लेते हैं। चलो ये A टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं, इनमें दोनों में पानी डाल दिया। ठीक, दोनों में ड्रॉप ऑफ कुकिंग ऑयल डाल दो, दोनों टेस्ट ट्यूब में। चलो वो भी डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, डाल दी ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल इसमें। फिर कहा कि जो बी टेस्ट ट्यूब है उसमें सोप सॉल्यूशन डाल दो, इसमें आप सोप डाल दें। ठीक, और उसके बाद इन ट्यूब्स को विग्रेसली हिला के थोड़ी देर रख दो। तो कैन यू सी ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली, है ना? और थोड़ी देर रखने के बाद क्या होगा? तो होगा ये, इसके अंदर सिर्फ ऑयल और वाटर है तो वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे, ये सेपरेट लेयर रहेगी ऑयल और वाटर की। ऑयल इसके ऊपर एक लेयर बना लेगी लेकिन इसमें ऑयल की कोई लेयर नहीं होगी। ये इनफैक्ट इसके अंदर झाग बन जाएंगे, क्या बन जाएगा? फ्रॉथ बन जाएगा। ठीक है, ये इस एक्टिविटी से बेसिकली हम सीख रहे हैं इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। ज्यादातर जो डर्ट होता है वो ऑयली होता है नेचर में, ठीक है, और ऑयल तो पानी में डिजोल्व होता नहीं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक हमने जो है इथेनोइक एसिड की बात करी थी, CH3COONA, ये बहुत लंबी चेन नहीं है। लेकिन अगर इसको इथेनोइक की जगह समझ लो 7 कम कर ले कार्बन, CH3, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, इस तरीके से करके 7 कार्बन के बाद फिर ये आया, तो आप देखो ये कितनी लंबी चेन हो गई, है ना? तो वो जो लॉन्ग चेन होंगी और वो भी सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट हो सकता है, यहाँ पे के भी हो सकता है।
ठीक? ये जो लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये ज़्यादातर सोप का जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक? अब जो आयनिक एंड है, आयनिक एंड कौन बनाएगा? सोडियम और पोटेशियम, है ना? ये वाला जो एंड है, अगर मैं इसको सपोज़ करो ऐसे करके रिप्रेज़ेंट कर दूँ कि हर पे कार्बन है और यहाँ पर सोडियम है लास्ट में, तो ये इसका आयनिक एंड हो गया। ये जो आयनिक एंड है, ये इंटरैक्ट करता है पानी के साथ। पानी भी आयन्स बनाता है और जो सोडियम का ये पॉज़िटिव पार्ट है, ये पानी के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये पानी से डरती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब फोबिया मीन्स डर। तो ये जो कार्बन चेन है, ये रिएक्ट करती है विद ऑयल, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो ऑयल के साथ रिएक्ट करते हैं। कार्बन चेन जो है वो इंटरैक्ट करेगी ऑयल के साथ। तो जो सोप मॉलिक्यूल है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं मिसेल। ये मिसेल स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी ये हाइड्रोकार्बन चेन्स आप देख रहे हो, ये वाली चेन्स, ये सब जो है ऑयल के साथ, ये ऑयल की ड्रॉपलेट है ना बीच में, इससे इंटरैक्ट करेगी, इसके पास चिपक जाएगी, क्योंकि ये जो है हाइड्रोफोबिक है। और जो ये एंड्स हैं सोडियम वाले आयनिक एंड्स, ये हैं हाइड्रोफिलिक, ये पानी को पसंद करते हैं। जब ये एक ऐसे 3D स्ट्रक्चर में सोचो, तो ये एक बीच में ऑयल है और उसको चारों तरफ से इसने घेर लिया इस तरीके से। तो ये होता है मिसेल। ये इसका मिसेल का फॉर्म वो है स्ट्रक्चर, ठीक है? तो सोप मॉलिक्यूल जो है वो मिसेल्स बनाते हैं। इस तरीके से एक इमल्शन बन जाता है, घोल बन जाता है। और जब हम इसको अच्छे से एजिटेट करते हैं, खूब रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा गोल-गोल ऐसे घूमती है घर घर करके दोनों तरफ, तो वो एजिटेशन है। तो जो वो है, उसकी एजिटेशन की वजह से जो सोप मिसेल है वो पुल आउट कर देती है डर्ट इन वाटर और आपके जो कपड़े हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अगर आप ये सोचो, इसने बोला है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल तो पानी के अंदर है। ये मिसेल का स्ट्रक्चर कब होगा? अगर आप सोप डिसॉल्व कर दो हाइड्रोकार्बन में। तो पानी में क्या हो रहा था? ऑयल की ड्रॉप थी, इसलिए जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ऑयल पे चिपक रहे थे और सोडियम के एंड्स अलग थे। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर था, राइट? लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन है, चारों तरफ हाइड्रोकार्बन है, तो जो हाइड्रोफिलिक चेन है वो पानी पे अंदर की ओर चिपकेगी और बाहर की तरफ मिसेल का स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली जो आयनिक एंड है पानी की तरफ आ जाएंगे, कंसिडरिंग कि ये बीच में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और बाकी चारों तरफ जो है हाइड्रोकार्बन है। यही हमें मिसेल का भी यही चीज बताई है कि सोप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पानी को इंटरेक्ट करने वाला, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक उससे दूर भागने वाला, मतलब हाइड्रोकार्बन से इंटरेक्ट करेगा। When जब ऊपर होता है सरफेस, तो हाइड्रोफोबिक टेल जो है सोप की वो पानी में नहीं मिलेगी और वो सरफेस पे ऐसे अलाइन कर जाएगी। देखो ये है, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड ये ऊपर ब्लू वाला है और खाली वाला, तो वो जाके ग्रीस से मिलेगा और इस तरीके से ये वॉश आउट हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ये है कि क्या सोप हर जगह काम में आता है? देखिए, इन्होंने कहा हमें 2 टाइप के वाटर लेने हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जो बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी आयंस और नहीं है, कोई भी सॉल्ट्स नहीं है, नो सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड। और दूसरे में लेना है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कहाँ से मिल सकता है आपको? हैंडपंप या ट्यूबवेल, क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स आएंगे ही आएंगे ना। इसमें तो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स आपके कहाँ से आ रहे हैं? जमीन में से आएंगे ही। तो आपने ये 2 टाइप का पानी लेना है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में और ड्रॉप्स डालनी है सोप सॉल्यूशन में दोनों में, फिर विग्रेसली वही शेक करना और छोड़ना है। आपको किस में फोम मिलेगा? जिसमें प्योर वाटर है उसमें आएगा, तो मतलब है डिस्टिल्ड वाटर में ज्यादा फोम आएगा। व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपका हार्ड वाटर में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो उसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है ना, वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, वो उसको सॉल्ट सॉल्यूशन को, सोप को अच्छे से घुलने ही नहीं देंगे। अब उसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर हार्ड वाटर लिया, अब दूसरी टेस्ट करो, टेस्ट जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब में दोनों में हार्ड वाटर डाल दो और एक में सोप डालो और एक में डिटर्जेंट सॉल्यूशन डालो। सोप क्या है? साबुन, है ना? और डिटर्जेंट क्या है? सर्फ। अब फर्क देखना, दोनों को टेस्ट ट्यूब को फिर से वही करो और किसमें ज्यादा फोम? क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोम आएगा? नहीं, आपका सर्फ में ज्यादा आएगा, ठीक? और किसमें कर्डी सॉल्यूशन होगा? हमने देखा था सोप तो है जो वो डिस्टिल वाटर में कर रहा था, तो इसमें जिसमें सोप था उसके अंदर फिर से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे हार्ड वाटर में। इम्पोर्टेंट टू नोट हियर इज, जब नहाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि स्कम, मतलब वही वो प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, वो रह जाता है। जब पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हों हार्ड वाटर में, तो जो सोप है ना, वो से रिएक्ट नहीं कर पाता और बहुत साबुन चाहिए होता है, हार्ड वाटर में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं काम आता, डिटर्जेंट काम आता है एज अ क्लींजिंग एजेंट इन केस ऑफ हार्ड वाटर।
तो हार्डनेस ऑफ वाटर है तो आपने डिटर्जेंट यूज़ करना है। ऐसा क्यों है? तो बेसिकली डिटर्जेंट्स होते क्या हैं? वो सोडियम सॉल्ट्स हैं सल्फोनिक एसिड के या अमोनियम सॉल्ट है विद क्लोराइड, ये ज़्यादा आयनिक होते हैं। इनके अंदर भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, लेकिन जो इनके चार्ज्ड एंड्स है ना, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स नहीं प्रेसिपिटेट करते कैल्शियम और मैग्नीशियम से, और इसीलिए ज़्यादा इफेक्टिव है हार्ड वाटर में। तो शैम्पूज़, कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट, ये सब कुछ जो है ये इनसे बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करके बनाए जाते हैं। So this brings us to the end of this chapter of carbon and its compounds. अगले वीडियो में हम इसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो से समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, और अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।